शासन अधिनियम, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। जब आप अपनी किताबों में पढ़ेंगे या कभी कभी आपके यहाँ ये प्रश्न आएगा, उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें प्रतिनिध्यात्मक शासन की शुरुआत की गई। प्रतिनिध्यात्मक शासन का अर्थ होता है कि अपने अपने क्षेत्रों से निर्वाचित लोगों को भेजना, लोग जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करे कि भाई ये हमारे प्रतिनिधि हैं, ये हमारी बात आगे तक पहुंचाएंगे, और इस प्रकार से उन सदस्यों की सहायता से एक काउंसिल का निर्माण किया गया। इसमें प्रांतों में इस शासन का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसी वजह से इसको द्वैध शासन अधिनियम भी कहा जाता है। इसका मतलब है प्रांतीय शासन में द्वैध शासन की प्रस्तावना रखी गई। यहाँ एक चीज छोटी सी मैं आप लोगों को बता देना बहुत आवश्यक समझती हूँ कि जब आपका के लिए से प्रश्न पूछा जाता है तो इस एक्ट को रेफर किसे कैसे किया जाता है, 1919 का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या द्वैध शासन अधिनियम। अब आप लोगों के मन में ये सवाल बहुत स्वाभाविक रूप से उठ गया होगा कि द्वैध शासन अधिनियम क्या होता है, द्वैध शासन किसे कहते हैं। द्वैध का मतलब बहुत ही सरल भाषा में होता है दोहरा, डबल शासन। दोहरा यानी शासन को दो भागों में बांट देना। जैसे शासन के कुछ भाग को सरकारी तंत्र के अधीन रख देना और शासन के बाकी के भागों को निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधीन कर देना। तो इन्होंने प्रांतों के शासन को, जो हमारी स्टेट्स थी, जो हमारे राज्य थे, उनके शासन को दो भागों में बांट दिया, एक रक्षित विषय, एक हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय वे विषय थे जो कि सरकार ने अपने पास रखे, इस पे इनके बारे में कानून बनाने का और उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करने का, यानी उन कानूनों को लागू करने का और किस प्रकार से वो लागू करे जाएं, इनका जो राइट था वो सरकार ने अपने पास रखा। तो इसको रक्षित विषय और हस्तांतरित दो भागों में बांटा गया और प्रांतों की विधान परिषदों में सरकारी और गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों की व्यवस्था की गई। यानी विधान परिषदों में भी दो तरह के सदस्य होते थे, एक सरकार द्वारा जो मनोनीत किए जाते थे जिनको सरकारी सदस्य कहा जाता था, दूसरे जो निर्वाचित सदस्य थे उनकी व्यवस्था की गई। अब रक्षित और हस्तांतरित विषयों के बारे में मैं आपको बता दूं कुछ विषय जो कि देश की या प्रांत की सुरक्षा से संबंधित, विदेशी मामलों से संबंधित या सरकारी मामलों से संबंधित विषय थे, उनको रक्षित विषयों में, संचार के माध्यमों से संबंधित विषय थे, उनको रक्षित विषयों में रखा गया। और हस्तांतरित विषय वो विषय थे जो कि प्रतिनिधियों को दे दिए गए, हस्तांतरित कर दिए गए, इसलिए उसका नाम हस्तांतरित विषय रखा गया। और इनमें वो विषय थे जैसे शिक्षा, लोक कल्याण, स्वास्थ्य या अन्य कोई ऐसी योजना बनानी जो कि जनता के कल्याण के लिए जरूरी हुई, और इस तरह की योजना नेचुरली जो उनके निर्वाचित प्रतिनिधि थे वो अच्छे से बना सकते थे। तो ये द्वैध शासन की शुरुआत हुई। अब जो अधिनियम हमारे संविधान के विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है वो है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ये वो अधिनियम है जिसको संविधान का ड्राफ्ट भी कहा जा सकता है, यानी हमारा जो संविधान का मूल स्वरूप है ये इसी के आधार पर निर्मित है। तो इस अधिनियम का बहुत अधिक महत्व रहा है हमारे लिए। और इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं, ये 1937 में प्रभावी हुआ। बना तो 1935 में था, लेकिन इसको लागू होने में 2 साल और लग गए, 1937 में प्रभावी हुआ। इस एक्ट में सबसे पहले भारतीय राज्यों का एक संघ बनाना प्रस्तावित किया गया। संघ मतलब जितने भी भारतीय राज्य उस समय थे, जैसे कि ब्रिटेन के जो सीधे अधीन राज्य थे जिन पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी सत्ता स्थापित हो चुकी थी, वो जो आंशिक रूप से स्वतंत्र थे, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे, या जो देशी राज्य थे जैसे राजपूत राज्य, जम्मू और कश्मीर, हैदराबाद की स्टेट, ये सब बहुत तरह तरह के राज्यों का एक मिश्रण था उस समय भारत में। कोई भी एक प्रकार की व्यवस्था वहां पे नहीं चल रही थी। तो इन राज्यों के आधार को एक संघ के रूप में संगठित करने का प्रयास किया गया और इन प्रांतों को पूरी तरह से प्रशासनिक स्वायत्तता दे दी गई, यानी प्रशासन करने की इनको अपनी तरह से पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई। इसमें यह भी कहा गया कि केंद्र में भी हम जिस तरह से प्रांतों में 2 भागों में शासन को बांट दिया गया था, कुछ विषय रक्षित और कुछ हस्तांतरित थे, इसी तरह हम केंद्र के शासन को भी 2 भागों में बांट देंगे। कुछ भागों को प्रतिनिधियों के हाथ में दे देंगे और कुछ भागों को
हम सरकार के अधीन ही रखेंगे। लेकिन कांग्रेस ने इस एक्ट के प्रांतीय शासन वाले भाग को तो स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये ठीक है कि प्रांतों के शासन को आप 2 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन केंद्र के शासन को आप 2 भागों में बांटेंगे। और उसमें भी ये निर्धारित किया गया कि जो बहुत महत्वपूर्ण विषय थे, जिससे भारत का भविष्य, भारत का राजनीतिक भविष्य जिन पे आधारित था, वो भाग थे संचार, सुरक्षा और विदेश। इन दोनों तीनों भागों को वो रक्षित विषय में रख रहे थे, तो कांग्रेस ने इसका घोर विरोध किया। लेकिन प्रांत वाले भाग का इम्प्लीमेंटेशन, उसका क्रियान्वयन करना आरंभ कर दिया और इस एक्ट के अंतर्गत चुनाव कराए गए और उन चुनावों में प्रांतों में कांग्रेस ने भारी विजय प्राप्त की, उनको बहुमत प्राप्त हुआ और उन्होंने अपने मंत्रिमंडलों का निर्माण किया। और आप लोगों को मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने इन प्रांतों में इतनी अच्छी विजय प्राप्त की और इस प्रकार से मंत्रिमंडलों का विकास हुआ, इतना सुशासन आया कि जनता को लगा कि अब वो दिन बहुत दूर नहीं है जब भारत पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा। और जिस तरह से इन स्टेट्स में ये प्रतिनिधि हमारे राज्य कर रहे हैं, हम पूरे भारत पर अपना राज्य आरंभ कर देंगे। लेकिन इसी समय एक घटना हो गई, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को जबरदस्ती ब्रिटेन की तरफ से युद्ध करने के लिए बाध्य कर दिया गया। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस का ब्रिटिश अधिकारियों से विरोध हुआ और उनके मंत्रिमंडलों ने मास स्केल पर, भारी आधार पर त्यागपत्र दे दिया और ये जो व्यवस्था शुरू हुई थी इस अधिनियम के द्वारा, ये यहीं पे समाप्त हो गई। इस एक्ट का प्रभाव भारत पर बहुत अधिक रहा। मैंने पहले भी आपको बताया है कि भारत का जो वर्तमान संविधान का स्वरूप है, वो बहुत कुछ इसी 1935 के एक्ट पर आधारित है। इसके बहुत सारे जो फीचर्स हैं, जो बहुत सारी विशेषताएं हैं, वो एज इट इज हमारे संविधान में ली गई हैं। जैसे केंद्र और राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना, यानी केंद्र में भी द्विसदनात्मक का मतलब जैसे हमारा केंद्र का शासन लोकसभा और राज्यसभा 2 भागों में बटा हुआ है। और प्रांतीय सरकारों का, जैसे राजस्थान में खाली एक विधानसभा है, लेकिन कई जगह विधानसभाओं और विधानमंडलों 2 सदनों की व्यवस्था है। तो इस प्रकार से ये बांटना, केंद्र एक संघ का निर्माण करना। आज हम भारत को भारतीय संघ कहते हैं, कई राज्यों का एक संघ है। तो इस तरह की अवधारणा। और केंद्र की सरकार के प्रमुख अंग कौन से होंगे? न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका जैसे अंग। और इसके अलावा बहुत सारे तत्व जो थे वो एज इट इज, जैसे के तैसे इस 1935 के एक्ट